हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव तैयारी विद सनत। तो आज मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसे कि आपको पता है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महा सीरीज़ चल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि आप तैयारी पे लग जाइए फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए एक एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशली और सारे एग्ज़ाम्स के लिए है एसएससी, पीएससी, पीएसयू और जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसमें जीके आता है ना, तो उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक वीडियो देखिए, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए ग्रुप में जाके, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ का पासवर्ड भी दे दूंगा, उससे आप खोल सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा समय ना वेस्ट करके। आप लोग सब खुश होंगे, ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोचता हूँ, यही होप करता हूँ कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश रह रहे होंगे। और ज़्यादा बाहर मत जाइए इस टाइम पे, आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। सारा फोकस आप अभी अपने प्रिपरेशन पे दीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए दिसंबर 15, ठीक है। तो दिसंबर 15 को एग्ज़ाम है, तो उससे कम से कम 1 वीक या 2 वीक पहले आपका 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए कोर्स का, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस का। तो आपको मैं वीडियो दिया था वाइस प्रेसिडेंट का, अभी उसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये करवा रहा हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में आपको काम में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और चैनल पे जो जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना लाइक किए मत जाइए प्लीज़, ठीक है। आपको निवेदन है, बिना लाइक किए मत जाइए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत से वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, जितने एग्जाम में आए हैं इस क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन और लिंक में मैं दे दूंगा प्रीवियस प्लेलिस्ट का थ्योरी सब। जो लोग नहीं देखे हैं वाइस प्रेसिडेंट का थ्योरी, वो लोग पढ़ लीजिए, और जो पढ़े हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा आज क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एक बार ज़रूर देख लो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं लिखा हूँ क्योंकि इससे आपको जोश मिलेगा, ठीक है। ये देखिए क्या मैं लिखा हूँ, मोटिवेशन, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको शुरुआत तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। शुरुआत नहीं करने से कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। धमाधम क्वेश्चंस करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे पॉइंट ज़रूरी होगा, कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे समझा दूंगा आपको, और बाकी आप देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए इसका आंसर दीजिए। आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द डैश। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। लोकसभा तो हो नहीं सकता, प्लानिंग कमीशन भी नहीं हो सकता। प्लानिंग कमीशन ऊपर से क्या है, प्लानिंग कमीशन अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, मतलब संविधानिक बॉडी भी नहीं है। हिंदी के बच्चों के लिए भी मैं बाइलिंगुअल बोल के चल रहा हूँ, ठीक है, सभी के लिए काम में आएगा ये वीडियो, आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरा टॉपिक का, उसमें पहले ही पॉइंट में आर्टिकल नंबर 64 में ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, राज्यसभा के, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एसएससी एग्जाम में आया था 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन है, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू हुम ही इज़ टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे, आपको बताया था आर्टिकल में, टॉपिक में, वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर, कितना इजी, आंसर क्या होगा, सी, वाइस प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। बहुत मेहनत से लाया हूँ क्वेश्चंस। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीपीओ 2008 में, ठीक है।
तो जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइम पे जितना हो सके क्वेश्चन लगा लीजिए, आप जहाँ से थ्योरी पढ़ना है पढ़िए, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मुझसे पढ़िए, लेकिन आप मैं जो जिस तरीके से PDF बना के दे रहा हूँ वो थ्योरी का PDF, बस आप उसको एक बार आँख डाल के अगर चले जाएंगे, मतलब जस्ट ओवरलुक करके भी चले जाएंगे फ्रेंड्स, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका क्वेश्चन फंसेगा बिल्कुल, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आ पाओगे, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और इस टाइम पे जितना क्वेश्चन आप कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है रिवीजन के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपका आया है SSC CPO में 2009 में। देखिए क्या बोल रहा है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए, मतलब लगातार 2 साल। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, टेन्योर 5 साल होता है, ठीक है, 5 ईयर्स, मैं आपको बोला था ये, तो 5 ईयर्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फॉर 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 साल के लिए, 2 साल नहीं 2 टर्म के लिए, मतलब एक टेन्योर 5 साल का होता है, तो बोल रहा है लगातार 5 + 5 मतलब 10 साल के लिए कौन रह चुका है इनमें से, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ चीज़, क्या आपका जानकारी के लिए। देखिए ये फैक्ट है, याद रखिए, 2 लोग ऐसे हिस्ट्री में हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट लगातार 2 टेन्योर के लिए चुने गए हैं, ठीक है। पहले थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कब थे, 1952 1952 से लेकर 1962 तक थे। और इम्पोर्टेंट बात क्या था, ये अनअपोज्ड थे, ठीक है, अनअपोज्ड मतलब इनके अगेंस्ट में कोई भी इलेक्शन के लिए नहीं लड़ा था, मतलब कोई इनके अगेंस्ट में इलेक्शन नहीं लड़ा था, ठीक है। और ये बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट। तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, 1952 से 57 रहे थे पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म था 1957 से लेकर 1962, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये थे पहले जो इंडियन जो कि मतलब 2 टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दूसरे कौन थे, दूसरे थे मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, आपने सुना ही होगा नाम, मोहम्मद हामिद अंसारी जी, ठीक है। ये थे जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद थे, जो कि कितने थे, 2 टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये किस पार्टी से थे, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और राधाकृष्णन जी भी नहीं, राधाकृष्णन जी इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, याद रखिए, ये कांग्रेस से थे, राधाकृष्णन जी इंडिपेंडेंट थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 2000 ये कब थे, इनका डेट क्या था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है ये बात, 2007 से लेकर 2017 तक थे, ठीक है, इनके बारे में 2007 से लेकर 2017 तक थे, ठीक है। देखिए 10 साल के, तो 2007 से लेकर 2012 जो था इनका टर्म, उस टाइम पे प्रतिभा पाटिल जी हमारी प्रेसिडेंट थी, ठीक है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। देखिए 2007 से 12 प्रतिभा पाटिल थी। इसके बाद देखिए 2012 से लेकर 2017 तक जो टर्म था, ठीक है, 2012 से लेकर 2017 तक जो टर्म था, तब कौन थे प्रेसिडेंट, कौन थे, श्री भारत रत्न वाले जो हैं हमारे, अभी ही फ़िलहाल में उनका निधन हुआ है, ठीक है, भारत रत्न उनको मिला है, कौन, प्रणब मुखर्जी साहब, ठीक है, आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब, ठीक है। ये थे, क्यों बता रहा हूँ, फिलहाल में उनका निधन हुआ है, अपॉइंटमेंट मतलब आपका जो ओबिचुअरी आता है ना, ओबिचुअरी मतलब किसका निधन हुआ है, करंट अफेयर्स में ही आ सकता है, कैसे घुमा के दे देगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टैटिक जीके बनाया जाता है। कैसे स्टैटिक जीके बनाया जाता है, देखिए आपको पता है प्रणब, करंट अफेयर्स में कि प्रणब मुखर्जी साहब का फिलहाल में निधन हुआ है, ठीक है, फिलहाल में निधन हुआ है, तो वो क्या पूछ देगा, वो ये नहीं पूछेगा, ये तो सबको पता है, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि प्रणब मुखर्जी साहब के टेन्योर में, मतलब जब वो भारत के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे कौन थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, कौन वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, तो आंसर क्या हो जाएगा, हामिद अंसारी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से, कि दूसरा क्वेश्चन आ सकता है उनका पार्टी क्या था,
ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके यहाँ से यही बनेगा कि ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि प्रणब मुखर्जी के टाइम पे एक ऐसे इंसान के नाम बताओ जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे और लगातार 2 टर्म के लिए थे। ये भी घुमा के दे सकता है, आपको थोड़ा हिंट दे सकता है, ठीक है। उसमें राधाकृष्णन जी हमीद अंसारी दे देगा तो हमीद अंसारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ स्टैटिक जीके ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया 2 लोग कौन कौन थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का क्लास है, ठीक है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर लगाएंगे। और अपन का टारगेट क्या है एनटीपीसी में कितना है टारगेट, क्या लेके चल रहे हैं हम, जो स्टैटिक जीके का है, स्टैटिक जीके का टारगेट हम लेके चल रहे हैं 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। टारगेट अगर आप 40 का करोगे तो एटलीस्ट आपका फ्रेंड्स 33 प्लस तो आ ही जाएगा 40 में से, जो कि बहुत होता है जीके में, ठीक है। 40 में से अगर आप 33 प्लस या 35 के करीब मार्क ले आते हो, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि इस जीके में ये ऐसा खेल है ये बहुत इजी है और बहुत ख़तरनाक भी है। मतलब ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आप नेगलेक्ट करके चले जाओगे और वहाँ पे अगर नहीं आ रहा होगा ना, आपको जितना मतलब दुख लगेगा ना, ये जिसने एग्ज़ाम दिया है प्रिपरेशन करके उसी को पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस से, मैं बहुत एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो इस तरीके का होता है, मतलब आप मतलब एक आप पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूसली सब चीज़, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा एक छोटा छोटा चीज़ आ जाता है जो कि उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो ऑप्शंस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो गया आपका ना, तो मान लीजिए एक बार भी अगर कन्फ्यूजन हो गया ना, तो उस टाइम पे आपका मतलब मार्क लाना मुश्किल है। समझ में आ रहा है? मतलब आप उस टाइम पे मार्क नहीं कर पाओगे, कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ कि आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वो फोकस करके चलिए, जो बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली वही फोकस कीजिए, मतलब हर एक क्वेश्चन को फोकस करके पढ़िए। मेरा मतलब कहने का यही है कि ऐसा ऑप्शंस दे देता है वो एग्ज़ाम में कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो अभी बोला था मैं एसएससी सीपीओ में आया था, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर भी लिख के चल रहा हूँ साथ में, ठीक है। प्रीवियस ईयर से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऐसा क्वेश्चन सब आता है यूपीएससी वगैरह में, ठीक है। स्टेट पीएससी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सही वचन है उसको चुनिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, नो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी ऑफिशियल इम्पीचमेंट का प्रोसीज्योर नहीं होता है, ये बोल रहा है। ऐसे तो हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। ऐसे तो हमको कुछ पता ही नहीं है क्योंकि हम ऐसे कुछ पढ़े नहीं है। देखिए उनका क्या होता है, इस क्वेश्चन का मैं बता दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है देखिए फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका अगर उनको अपने पोस्ट से यानी कि उनके पद से अगर हमको हटाना है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक प्रस्तावना जारी होता है। प्रस्तावना हिंदी के लिए बच्चों के लिए मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी का टर्म्स जो है बोल के चल रहा हूँ, प्रस्तावना, ठीक है। एक प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना जो कि होता है रेजोल्यूशन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन बोलते हैं और उसी चीज़ को हिंदी में हम बोलते हैं प्रस्तावना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी के बच्चों के लिए भी मैं बोल के चल रहा हूँ टर्म्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन होता है, ये हम क्लियर कर देते हैं, रुकिए, ठीक है। देखिए एक रेजोल्यूशन होता है जो कि लेके आना पड़ता है, कहाँ से लेके आना पड़ता है, सारे मेंबर्स काउंसिल के, ठीक है। काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब परिषद के, ठीक है, परिषद के जितने भी मेंबर्स हैं, थोड़ा हिंदी मेरा वीक है, ठीक है, तो स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो परिषद के प्लस जो लोकसभा के, ठीक है, परिषद और लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों का एक मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। इन लोगों का एक मेजॉरिटी होता है, उसी के प्रस्तावना के बाद ही मतलब वो
प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, ये इम्पीचमेंट नहीं कहलाएगा। ऑप्शन में जो था आपको क्या था, फॉर्मल इम्पीचमेंट पूछा गया था। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता है। इम्पीचमेंट वर्ड आ गया, इसी में ही फंसाता है एग्जामिनर, ठीक है। इम्पीचमेंट बोल देगा, हम उनको निकाल तो सकते हैं उनके पद से, लेकिन वो कोई फॉर्मल नहीं होता है। उसके लिए बस एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, ठीक है, काउंसिल से और स्टेट से। और एक इम्पोर्टेंट कंडीशन, ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, और एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है, जो रेजोल्यूशन हम लाएंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन को कैसे लाया जाता है, 14 डेज़ का, याद रखिए क्वेश्चन आ जाएगा, 14 दिन का, 14 डेज़ का एक नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। 14 डेज़ का एक नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट साहब को, दोनों ही सदन के सदस्यों से, कि हम एक फॉर्मल रेजोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इंटेंशनली आपको आपके पद से डिसमिस करने के लिए, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इस 14 दिन के नोटिस पीरियड के बाद ही अगर वाइस प्रेसिडेंट के तरफ से कोई भी कुछ भी डिफेंसिव स्टेटमेंट ना आए, अपने तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट ना आए, तो उनके अगेंस्ट में ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को मैं ऐसे क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ये नहीं कि बस ऐसे आए और पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर टिक कर दिए चले गए, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। ऐसे तो लाख क्वेश्चन आप लगा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक क्वेश्चन में अगर आप कॉन्सेप्ट ढूंढ ढूंढ के करेंगे, को क्या क्या ऑप्शन बन सकता है, कैसा आ सकता है, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ये नहीं है कि आप हज़ार क्वेश्चन लगा लीजिए और बस रट के चले जाओ, तो रटना हो गया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन किस में आया था, स्ट्रा एक रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए एक एग्ज़ाम होता है, 12th पास आउट होके, मतलब इंटर्न के बाद आप दे सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन बाकी रह गया हमारा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया, गलत है, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रेफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन। ये बिल्कुल सही बात है। अगर इलेक्शन के मामले में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो पहला चीज़ तो इलेक्शन कमीशन को ही जाएगा ना। उसके बाद में आपको अगर याद होगा, थ्योरी वाले क्लास में वाइस प्रेसिडेंट का मैंने बताया था कि अगर फर्दर केस कोई होता है, बनता है, तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिए। लेकिन पहला किसको रेफ़र किया जाता है, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कितना है, 124, ठीक है, याद रखिए। आर्टिकल नंबर 124 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके लिए। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्या बोल रहा है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। इंडिया का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकर, लॉ मेकर कौन होता है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर। और एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जिसके पास लॉ को इम्प्लीमेंट करने का पावर होता है, उनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो देखिए, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा अधूरा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अधूरा है, इसमें एक और चीज़ ऐड होगा, मैं बोल दे रहा हूँ आपको। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए, एक होता है डी फैक्टो, एक होता है डी जियोर, ठीक है। एक होता है क्या, डी फैक्टो, एक तो होता है डी फैक्टो, एक होता है डी जियोर, ठीक है। फैक्ट मतलब क्या, फैक्ट मतलब है वास्तविक, ठीक है, मतलब हिंदी में मैं बोल रहा हूँ वास्तविक, मतलब एक्चुअली, रियली जो होता है, ठीक है। तो डी फैक्टो मतलब जो हमारे देश में जो भी कानून एवं जो लॉ होता है, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन उनका रियल में इस्तेमाल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कहा क्या, बोला क्या जाता है कि प्रेसिडेंट के पास में है पावर्स। प्रेसिडेंट के पास में क्या है, सिर्फ नाम मात्र के पावर्स हैं, ठीक है। इसीलिए उनको बोला जाता है डी जियोर, मतलब प्रेसिडेंट के सलाह पे
उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ नाम मात्र का है, ठीक है, नाम मात्र का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी फैक्टो डी ज्योर यही बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमको कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स कि एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर बोल रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो एग्जीक्यूटिव, इन्होंने एग्जीक्यूटिव, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। सी ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा स्पीकर, कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल सही है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन बोल रहा है, ऊपर से लोकसभा स्पीकर भी बोल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। सारा चीज़ क्लियर करके मैं आपके लिए आंसर टिक कर देता हूँ। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन क्या होगा मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कौन कौन इसमें रहता है, आप नोट कर लीजिए कौन कौन रहता है इसमें। देखिए कौन कौन रहता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। कौन कौन रहते हैं इसमें? प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, ठीक है, पीएम साहब रहते हैं, ठीक है, और कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, पीएम साहब रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, और कौन रहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, और पीएम साहब उनके हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो कि एडवाइस करते हैं। और किसको एडवाइस देते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो है मेंबर्स लोग का बात है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए डिलीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह बच जाएगा लिखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन अपना एनडीए में आया था, ठीक है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन एनडीए में आया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट, क्या बोला है? ऑफिशिएटिंग, इन टर्म्स का मतलब समझिए, मतलब अगर प्रेसिडेंट ना हुए, मतलब प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, ऑफिशिएट मतलब उनका कार्य, उनका पोस्ट कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। तो उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स बोल रहा है, और बोल रहा है कि उसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आप चूज़ कीजिए, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि ही मतलब वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, शैल कंटिन्यू टू बी कैसे होगा? देखिए हमने पहले बोला था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किस में बोला था मैंने? टॉपिक के वीडियो में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी एक पोस्ट में है तो किसी दूसरे पोस्ट का वो इनकम नहीं ले सकता है, ये मैंने पहले आपको बोला था। तो वही चीज़ बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो अभी, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? ही शैल कंटिन्यू, तो उनको चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पोस्ट कंटिन्यू क्यों करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए गलत बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ही शैल सीज मतलब क्या है? उनको एंड करना पड़ेगा, किस पोस्ट का? चेयरमैन का, किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो आंसर ये हो गया, ख़त्म। ऑप्शन सी डी चेक कर लीजिए, कभी ऐसा मत करना कि ऑप्शन मार मिल गया तो चले गए आगे, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि बाद में कुछ दे दे कि ओनली बी ओनली टू, ऐसा भी दे सकता है, किसी किसी में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी चेक कर लिए एक बार, सी और डी चेक कर लो। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ही शैल नॉमिनेट द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन सी भी गलत बोल रहा है। उनको वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द चेयरमैन क्यों नॉमिनेट करेंगे? वो तो खुद है ना, वो खुद है ना। वो अगर खुद नहीं होते तो ये भी नहीं होता आंसर। कौन होता है? अगर प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो कौन होगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे क्या? एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए भगवान ना करे वो भी नहीं है, कहीं कार्य में है या फिर किसी कारण नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सीनियर मोस्ट जज को देंगे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज को देंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। यही है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ, मतलब वो और राज्यसभा का चेयरमैन नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा आपको समझाना भी पड़ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। ये भी CDS का क्वेश्चन था पहला वाला, ठीक है। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मैंने आपको बोला था वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा सारे MP, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वोट देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ही वुड बी एंटाइटल्ड टू द सेम एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस टू विच द प्रेसिडेंट इफ एंटाइटल्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्चार्जेस द फंक्शंस मतलब प्रेसिडेंट के फंक्शन को वो पूरा कर रहे हैं अगर प्रेसिडेंट के एब्सेंस में, तो उस टाइम पे क्या उनको वही सुविधाएं, वही बेनिफिट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मतलब जो भी बेनिफिट्स वगैरह है, इंसेंटिव्स, कुछ भी प्रेसिडेंट को मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलता है ऑफिशियली, वो सब उनको मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा साहब? अगर वो कर रहे हैं कोई उनका कार्य तो उनको बिल्कुल मिलेगा, मिलना भी चाहिए। तो दोनों ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला था आपका CDS का क्वेश्चन, ये पहला वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन है आपका CDS का, ये भी 2004 का CDS का। तो CDS का जो क्वेश्चन होता है ना वो UPSC लेवल का ही होता है, मान लीजिए, क्योंकि UPSC करवाती है CDS का एग्जाम, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पढ़िए फ्रेंड्स। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। वही बात, पहला वाला बात बोल दिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट ए पर्सन हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बात बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट मतलब संविधान चुप है, किस टाइम पे, किसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जो कि परफॉर्म करेगा वाइस प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ को उनके एब्सेंस में, ठीक है। मतलब कि ये हुआ कि अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट है, तो उस टाइम पे कौन एक्ट करता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करता है। अगर वो भी नहीं करता है तो कौन करता है, वो अपने एक सीनियर मोस्ट जज को दे देता है, मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ इलेक्शन वगैरह ऐसे कुछ होता है क्या, इलेक्शन वगैरह होता है क्या उस टाइम पे, कुछ इलेक्शन नए प्रेसिडेंट या नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये बात बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिए, पॉइंट्स ध्यान रखिए, ये वर्ड्स ध्यान रखिए, टर्म्स ध्यान रखिए, यही एग्जैक्ट एग्जाम में आ जाएगा और आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको समझ नहीं पाएंगे साइलेंट क्या मतलब का क्या है। साइलेंट का मतलब यही है कि कोई कुछ प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो CJI संभालेगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज संभालेंगे, और मान लीजिए वो भी नहीं है तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट है वो संभालेंगे। इतने मतलब एक्सटेंट तक तो आज तक सिलसिला गया नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अगेन ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट, बोथ 1 and 2, ठीक है, दोनों करेक्ट है। ये आया था आपका CDS 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है, वही स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करने का यही फायदा है कि आपको कॉन्सेप्ट पता चलता जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ पूछा है कि 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से कौन सा सही है, तो आप 4 ऑप्शन में कर देंगे, वो तो एक ही क्वेश्चन बनेगा ना। तो 4 ऑप्शंस अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें नया चीज़ आपको पता चल जाएगा, बहुत कम क्वेश्चंस में, यही फ़ायदा है, ठीक है। पहला क्या बता रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था, थ्योरी की वीडियो में, कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमको क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, ये भी ध्यान रखिए, चलिए नॉट वर्ड यह है, ठीक है, यानी कि करेक्ट टिक मार के मत आ जाना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द सिंगल मेजोरिटी ऑफ वोट्स। क्या बोल रहा है, सिंगल मेजोरिटी मतलब आंख बंद करके इसको क्या कर दो, आंसर टिक कर दो। सिंगल मेजोरिटी कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट को अगर निकालना है हमको, तो मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के मेंबर्स का मेजोरिटी बिल्कुल होना चाहिए,
ठीक है, दोनों मेंबर्स का मेजोरिटी होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बी। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन द ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म टिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर। क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए अगर उनका टेन्योर ख़त्म हो गया और वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हार गए, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में वो नहीं जीते, तो दूसरा कोई एक जीता होगा, जो जीता होगा वो आने तक, मतलब वो ऑफिस संभालने तक, ऑफिस के अंदर एंट्री मारने तक, पहला दिन तक उसका, जो जिस दिन वो स्टार्ट करेगा ऑफिस, तब तक क्या करेंगे, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस पोस्ट में, वही संभालेंगे उसको। ठीक है ना। अब देखिए डी ऑप्शन क्या बोल रहा है। डी ऑप्शन बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू टुक इनटू ऑल द डिस्प्यूट्स विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये बात भी आपको पता होगा, पहले वीडियो जो देखा होगा मैंने बोला था। अभी इस वीडियो में भी मैंने पहले क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बोला था कि क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का कुछ भी मामला अगर गड़बड़ाता है, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो क्या होता है, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाता है, इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में ही जाकर रिजॉल्व होता है सारा डिस्प्यूट्स। ठीक है, यही मैंने बताया था आपको, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन 4 जो है ना, ये ऑप्शन 2 मत समझिए कि ये ऑप्शन 2 हो गया बस आंसर खत्म हो गया, नहीं, 4 ऑप्शन में जो जो बता रहा है वो पढ़ पढ़ के चलिए, मतलब सबको फोकस करते हुए चलिए, क्योंकि हर कोई ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में कुछ ना कुछ, फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, मतलब उनका सही ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब कब कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन पहले बना कौन बाद में बना, डेट के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट लिखवा देता हूँ, आप ध्यान रखिए उस चार्ट को। किसके बारे में चार्ट लिखवाऊँगा? जो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं आज तक, उनका चार्ट लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में किसी कागज़ में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबका चार्ट आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो देखिए पहला कौन था हमारा, पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राधा कृष्णन साहब। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, इनका टेन्योर क्या था देखिए, 1952 से लेकर 1962। ठीक है, और दोनों ही बार ये क्या रहे थे, अनअपोज्ड रहे थे, मतलब इनके अगेंस्ट में कोई नहीं लड़ा था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 2 साल रहे थे 1952 से 62 तक, और कोई इनके अगेंस्ट में नहीं लड़ा था। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति देखिए सेकंड नंबर पर थे जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, जाकिर हुसैन। ठीक है, ये कब से कब तक थे? ये थे 1962 से लेकर 1967। ठीक है, ये थे तब तक। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर कौन थे? तीसरे नंबर पर थे वी गिरी साहब। ठीक है, वी गिरी, इनको ट्रिक बना लीजिए आप अपने आप से, या फिर कैसे भी करके फ्रेंड्स याद रख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कोई ना कोई एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए दे देगा, मतलब बच्चे बोलते हैं हाँ ये से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इतना बड़ा है, देगा नहीं देगा, ऐसे नहीं है। अगर दे दिया ना एक क्वेश्चन, जो बच्चा इसको पढ़ के गया होगा उसका 1 नंबर पक्का, और आप वहीं पे गड़बड़ा जाएंगे, 1 नंबर से सिलेक्शन अटक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस टाइप का तैयारी करके चलिए, किसी चीज़ को मत छोड़िए। इनका कब था? 1967 से लेकर 1967, ये 1969 तक रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, ये 2 साल तक रहे थे। ठीक है, 2 साल तक रहे थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 4th नंबर पर कौन आ जाएंगे आपके? 4th नंबर चौथा बने थे गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक, ये थे 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, 5 साल तक रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं BD जती साहब, BD जती। ठीक है, BD जती, ये कब तक थे? ये थे 1974 से लेकर 1979 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए
6 नंबर पे कौन बने थे इनके बाद? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है फ्रेंड्स। क्या बन सकता है? पहले तो देख लीजिए इनका टेन्योर कब से कब तक था। इनका टेन्योर था 19, इसको मेरिट में लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए 1979 से लेकर के 1984 ये भी थे अनअपोज्ड, मतलब इनके अगेंस्ट में कोई नहीं लड़ा था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि ये पहले प्रेसिडेंट थे जो कि CJI थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वन एंड ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एक्टेड एज ए प्रेसिडेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स पोस्ट, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए कौन इंपॉर्टेंट था। ये 6वें नंबर, 6 नंबर के गए। इसके बाद आते हैं आपके 7th नंबर, ठीक है। 7th नंबर पे कौन था? देखिए 7th नंबर पे कौन थे? आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन थे। इसके बाद 1984 से लेकर के 1987 तक, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट कौन थे? 8th नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, 8th नंबर पे थे पंडित शंकर दयाल शर्मा साहब, ठीक है। मैंने आपको महान हस्तियों के जो उनको जहाँ पे दफनाया जाता है उस स्थान का नाम बनाने के लिए एक वीडियो बनाया था। मेरा पहला वीडियो था चैनल पे वो, ठीक है, जब मैं स्टार्ट किया था तो उस वीडियो में इनके बारे में बताया था आपको, ठीक है। पंडित शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। ये कब से कब तक थे? 1987 से लेकर के 1992 तक, और ये भी थे अनअपोज्ड, ठीक है, अनअपोज्ड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 9th नंबर पे कौन थे? 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण साहब, KR नारायणन, थोड़ा लंबा नाम है, KR नारायणन साहब। 1992 से लेकर के 1997 तक थे ये, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, ये चार्ट में आप लिखते जाइए, अपने आप पेपर में लिखते जाइए, ठीक है, किसी कागज़ में लिख दीजिए, बहुत काम आएगा। 10th नंबर पे कौन थे? कृष्णकांत साहब, ठीक है, कृष्णकांत। ये कब से कब तक थे? 1997 से लेकर के 2002 तक थे, ठीक है। इसके बाद देखिए 11th नंबर पे कौन थे? 11th नंबर पे थे शेखावत साहब, B शेखावत, ठीक है, B शेखावत साहब थे। ये थे 2002 से लेकर के 2007 तक। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज फ्रॉम BJP। मान लीजिए क्वेश्चन आना इतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी फैक्ट के लिए जान लीजिए, BJP के सरकार से पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले शेखावत साहब थे 2002 से लेकर के 2007 तक, ठीक है। नेक्स्ट कौन थे? 12th नंबर पर कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी साहब। क्या इंपॉर्टेंट इनके बारे में? 2 साल तक लगातार रहे, मतलब 2 टेन्योर तक लगातार रहे, मतलब 2007 से लेकर के 2017 तक 10 साल। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे, बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इनके 2007 से लेकर 2012 तक कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और 2012 से लेकर के 17 तक आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब थे, जिनका कि अभी निधन हुआ है, ठीक है, ये पूछ लेगा। तो प्रणब मुखर्जी साहब थे प्रेसिडेंट, इनके वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे। और 2017 पे ही जब प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिटायरमेंट हो गया उनका, मतलब उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, तब आए आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब, जो कि अभी हैं, फ़िलहाल में यही हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी तक हैं, ठीक है, मतलब अभी उनका चल रहा है मतलब इनका टेन्योर अभी चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट मतलब
कंटिन्यूइंग वाइस प्रेसिडेंट जो कि है उनको पता होगा, वेंकैया नायडू साहब, ठीक है, वेंकैया नायडू साहब जो कि 13वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं 2017 से टिल डेट है, मतलब अभी चल रहा है उनका ऑफिस, ठीक है, बीजेपी से हैं, ठीक है। ध्यान रखिए आपको सब चीज़, पूरा 13 का 13 लिस्ट मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको भूलेगा नहीं ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और तबीयत से याद कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये मैं आपको लिखवा दिया हूँ, देखिए फिर से अगर बोलेंगे तो रिवाइज़ करवा दूंगा। देखिए छोटा है थोड़ा लेकिन दिख जाएगा आपको। पहला है राधा कृष्णन साहब 1952 से 62, जाकिर हुसैन साहब 62 से 67, वीवी गिरी 67 से 69। उसके बाद है गोपाल एस पाठक साहब, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। उसके बाद बीडी जत्ती साहब 74 से 79, हिदायतुल्ला साहब 79 से 84 और ये सीजीआई थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे। और इसके बाद है आपका कौन, आर वेंकटरमन साहब 84 से 87। 8वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा, पंडित शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 अनअपोज्ड थे। इसके बाद हैं आपके नारायणन साहब, के आर नारायणन साहब 92 से 97। कृष्ण कांत साहब 97 से 2002। शेखावत साहब जो कि बीजेपी से पहले बने थे वाइस प्रेसिडेंट 2002 से 2007। इसके बाद थे मोहम्मद हबीब अंसारी 2007 से 17 और इनके टाइम पे प्रणब मुखर्जी साहब थे 2012 से 17। और अभी रामनाथ कोविंद भी थे जो कि अभी तक प्रेसिडेंट के टेन्योर में हैं, उनका चल रहा है अभी। और इसके बाद लास्ट में अभी है वेंकैया नायडू साहब जो कि उनका अभी चल रहा है टेन्योर, ठीक है, याद रखिए ये चीज़। नेक्स्ट चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो क्वेश्चन आपका अभी बन जाएगा आराम से, क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या दिया है, वीवी गिरी, जीएस पाठक। तो वीवी गिरी तो पहले आ जाएंगे तीसरे नंबर के, ठीक है। और जीएस पाठक में आपको बताते हैं चौथे नंबर के हैं, तो ये हो गए 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। उसके बाद कौन आएगा, बीडी जत्ती साहब और हिदायतुल्ला। देखिए हिदायतुल्ला जस्ट बीडी जत्ती के बाद में है, मतलब ये है तीसरे नंबर के, ये है चौथे नंबर के, ये है 5वें नंबर के, ये और 6ठे नंबर के। तो 3, 4, 5, 6 मतलब ऑर्डर में है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको चार्ट याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते थे। नहीं बोलिए, 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं बोलिए। अगर मान लीजिए आ गया, बाई चांस आ गया तो क्या करेंगे आप, मतलब 1 नंबर आपका गया ना, तो याद मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप एक बार लिख लीजिए, उस चार्ट को 2-3 बार पढ़ लीजिए, मतलब 2-3 बार, मतलब हर सप्ताह में 1-1 बार नज़र डाल लीजिए तो याद रह जाएगा। रटने का कोशिश मत कीजिए, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है उसको सोचिए। फिलहाल इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको जनरली टर्म में, जहाँ पे अगर उसका कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह होगा तो आप उसको थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखिए। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है जो कि पूरा रटने टाइप का है तो उसको पूरा छोड़ दीजिए, उसको मतलब प्रेशर मत लीजिए माइंड पे। हर दिन उसको बस देखते रहिए, ठीक है। बस 2 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है देखने में, 13 लोगों को देख लीजिए, हो जाएगा काम। वैसे ही प्रेसिडेंट का आप चार्ट बना लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन, देखिए ये CDS 2009 का क्वेश्चन था। अभी देखिए BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट PSC का क्वेश्चन में ऐसा आता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आपको पहले से ही पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आर नॉट करेक्ट। गलत कथन पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वही स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन। पहला क्या ऑप्शन दे रहा है, इन ऑर्डर टू बी, पहला क्या बता रहा है, इन ऑर्डर टू बी, ठीक है। पहला ऑप्शन बता रहा है इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। बिल्कुल गलत बात बता रहा है, बिल्कुल गलत बात बता रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, हाउस ऑफ द पीपल मतलब मैंने आपको क्या बोला था, लोकसभा। तो बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए एक आदमी को, मतलब एक व्यक्ति को हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा तो नहीं है, लोकसभा का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दोनों का मेंबर होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो 6 साल के बाद वो हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, थोड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट में गलत बोल दिया आपको, सॉरी फ्रेंड्स। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, मैं आपको थ्योरी क्लास में ही बताना भूल गया कि वो ना कि लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना कि राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ज़रूर होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए चीज़, पूछ देगा क्वेश्चन में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लिख देगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी नाइदर ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ देम। आंसर क्या होगा, नाइदर ऑफ देम, मतलब ना कि लोकसभा के मेंबर हैं और ना कि राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी के मेंबर नहीं है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, गलत हो गया आपका। अभी देखिए, उनके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी होना चाहिए दोनों हाउस का, ठीक है। ये बोल रहा है एक हाउस का, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब क्या, एलिजिबिलिटी, लेकिन वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। स्टेटमेंट्स में डिफरेंस याद रखिए। ये क्या बोल रहा है, क्वालिफाइड मतलब उनको, उनका एलिजिबिलिटी मतलब उनका कैपेसिटी होना चाहिए कि वो हो सकते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, वास्तव में होते नहीं है। उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए दोनों हाउस का, लेकिन ये बोल रहा है ओनली हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा का बोल रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल देता लोकसभा प्लस राज्यसभा तो ऑप्शन सी हो जाता है, एलिजिबिलिटी, लेकिन वो मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर करके चलिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, क्या बोला था मैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब राज्यसभा लोकसभा सभी के मेंबर्स इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, ओनली नहीं लिखा है क्या, ओनली नहीं लिखा है, बोल रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर जो हैं, मतलब विधायक जो हैं, विधायक जी होते हैं ना, विधायक लोग सब होते हैं, मंत्री लोग, तो वो लोग इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर लोग ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ 5 साल, प्रेसिडेंट का 5 साल होता है टेन्योर, और वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 साल होता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू ए फॉर्मल। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, आर्टिकल नंबर 61 प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे उनको रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, प्रस्तावना लाना पड़ता है, 14 डेज़ का नोटिस देने के बाद प्रस्तावना लेके आते हैं, दोनों हाउस के मेंबर्स का मेजोरिटी होना चाहिए, तब जाके उनको रिमूव करने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो ये फॉर्मल इम्पीचमेंट बोल रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, 4 गलत हो गया, 2 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखिए, क्या पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 4 किस में है, देखिए सी में है 1 और 4, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स 2005 में आया है यूपीएससी मेंस का, देख रहे हैं आप। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक वर्ड में खेल करता है। देखिए इम्पीचमेंट, फॉर्मल इम्पीचमेंट, इस वर्ड में खेल हो जाएगा, बच्चे इसको सही मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर सही मान लेंगे इसको तो 4 और सी और डी वाला ऑप्शन को कट कर देंगे, इन दोनों में से आंसर करेंगे और गलत हो गया, 1 मार्क नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्लियर करके चलिए अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, देखिए 2007 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन। जो डिसमिस होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उनको निकाला जाता है, उसका जो प्रपोजल होता है, मतलब जो प्रस्तावना दिया जाता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है पूछ रहा है। एनी हाउस नहीं, इसका आंसर क्या होगा, याद रखिए राज्यसभा, ठीक है। दोनों हाउस के मेंबर्स का मेजोरिटी चाहिए हमको, अगर ये प्रस्तावना लाना है, मतलब रेजोल्यूशन लाना है, तो मेजोरिटी लोकसभा प्लस राज्यसभा, लेकिन ये लाया किस में जाएगा, राज्यसभा में ही लाया जाएगा। दोनों का मेजोरिटी होगा, लेकिन राज्यसभा में इसको प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब ये प्रक्रिया कहाँ पे चलेगा, राज्यसभा में चलेगा। देखिए छोटा छोटा पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का वही है नेचर, वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। देखिए यूपीएससी तक का क्वेश्चन मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एनटीपीसी ग्रुप डी क्या ही चीज़ है, क्या ही चीज़ है आपके लिए, ठीक है, उड़ा दोगे क्वेश्चन आप, ठीक है, अगर कर लोगे सही से तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस जाना है और धुआं उड़ाना है एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो गया एग्जाम हॉल में जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स वाज नॉट अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री बोल रहा है। अभी मैं आपको चार्ट लिखवाया हूँ, तो इसमें से आपको याद ही हो जाएगा। देखिए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला बोल रहा है वाइस प्रेसिडेंट कौन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि प्रेसिडेंट नहीं थे हमारे। तो ये तो हिदायतुल्ला तो सीजीआई थे जो कि प्रेसिडेंट हुए थे, तो ये आंसर हो नहीं सकता। बोल रहा है प्रेसिडेंट नहीं थे, कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं थे, याद रखिए। तो हिदायतुल्ला तो नहीं होगा। आर वेंकटरमन ये प्रेसिडेंट थे भाई साहब, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट कृष्णकांत ये वाइस प्रेसिडेंट थे लेकिन प्रेसिडेंट नहीं थे, याद रखिए, प्रेसिडेंट ये नहीं थे, ठीक है। और जाकिर हुसैन साहब ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। थोड़ा आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का आंसर हो जाएगा सी। देखिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ क्या पूछा क्या है इस पर। देखिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्रेसिडेंट नहीं था, आप ऐसे ध्यान करके चलिए, प्रेसिडेंट कौन नहीं था इनमें से। ये बात छोड़ दीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो था ऐसा कि जो कि प्रेसिडेंट नहीं था, ये बोल रहा है।
ऐसा कौन सा वाइस प्रेसिडेंट था जो प्रेसिडेंट नहीं था? ये होगा आंसर कृष्णकांत। कृष्णकांत वाइस प्रेसिडेंट थे, मैंने आपको लिस्ट में करवाया था। कृष्णकांत 10वें नंबर के थे, 1997 से 2002 तक वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ये सीजीआई थे और प्रेसिडेंट बने थे, और वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इनका नाम मैंने आपको लिखवाया अभी, वेंकट रमन का नाम भी लिखवाया, जाकिर हुसैन साहब का नाम भी लिखवाया मैं। सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे 1962 से 67। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये प्रेसिडेंट कभी नहीं बने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी देखिए किसका क्वेश्चन है, ये है आपका RAS RTS। ठीक है, 2003 का क्वेश्चन है। अब देखिए, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड। वही चीज़ बोल रहा है, रेजोल्यूशन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, मतलब जो प्रस्तावना लाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, वो कहाँ पे होता है? राज्यसभा अलोन। लोकसभा में नहीं होता है, आइदर हाउस में नहीं होता है, जॉइंट सेटिंग में, राज्यसभा अलोन। याद रखिए। ठीक है, यूपीएससी, देखिए यूपीएससी में फिर से क्वेश्चन आ गया, तो रिपीट भी हो रहा है यूपीएससी में, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि 2004 का क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन है, 2003 का, इतना पुराना क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, इससे आएगा नहीं आएगा। नहीं फ्रेंड्स, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है ये देखिए ना। इसमें से ही क्वेश्चन उठा के वो बनाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा घुमा के बना देंगे। लेकिन अगर आप ये चारों ऑप्शंस आप पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चारों ऑप्शन को पढ़ के चल रहे हैं ना, उसके बारे में क्या क्या हो रहा है सब, मतलब जैसे मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम करा जाता है चारों ऑप्शंस का। तो ऐसे करके चल रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए, आप कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे हैं कम क्वेश्चन से, 10 क्वेश्चन से अगर आपका 10 एक क्वेश्चन में 4 लाइन 40 लाइन्स तैयार हो जा रहा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है, वही बोल रहा है। हिदायतुल्ला साहब हो चुके हैं, अभी हम पढ़े थे। फ़खरुद्दीन अली, इनका नाम हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, फ़खरुद्दीन अली, इनका नाम हमने पढ़ा है। क्या बोल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन हो चुके हैं, यही पूछ रहा है ना आपको। तो देखिए, हिदायतुल्ला साहब हो चुके हैं, फ़खरुद्दीन अली साहब हमने नहीं पढ़ा है तो नहीं हुए। नीलम संजीव रेड्डी हमने लिस्ट में पढ़ा है क्या, अभी नहीं पढ़ा है। शंकर दयाल शर्मा पढ़ा है, अभी मैंने आपको चार्ट बताया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 4, मतलब हिदायतुल्ला साहब जो कि चीफ जस्टिस थे और प्रेसिडेंट बने थे और वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और शंकर दयाल शर्मा, पंडित शंकर दयाल शर्मा, ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है आज, मतलब क्वेश्चंस का सीरीज़ ख़त्म होता है। ठीक है, तो आप देखिए इनमें से जो मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ ना, इतने इंपॉर्टेंट वो हैं, इसमें से आपका कितना लाइंस तैयार हो गया। 16 क्वेश्चन में कराया, और हर क्वेश्चन में लगभग आप एवरेज, ऑन एन एवरेज मान के चलिए 5 से 6 लाइन में लिख रहा हूँ, मतलब करीब 100 के करीब लाइंस आपका तैयार हो गया इस 16 क्वेश्चन में से। सोचिए इतना, ऐसा अगर आप पढ़ेंगे ना एक टॉपिक को, तो मतलब उसका मतलब A to Z आप पढ़ लिए। कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, आपका सही होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग देख रहे हैं चैनल को पूरा देखिए, चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ जितना हेल्प हो सके मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ, और बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ फ्रेंड्स। पूरा देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और धर के शेयर कीजिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स सभी में शेयर कीजिए। ये ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगह में मिलेगा फ्रेंड्स। मैं देखा हूँ बहुत यूट्यूबर लोगों को जो कि सीधा आते हैं, ऑप्शन टिक करते हैं, चले जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे मतलब रटने तरीके का हो जाता है। ऐसे सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, उसको आप मान के चलिए, बिल्कुल एग्ज़ाम में आएगा ऐसा। मतलब एग्ज़ाम निकालने का मतलब ये फॉर्मूला है। ठीक है, रामबाण है ये चीज़ कि हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप जुड़ जाइए चैनल के साथ। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगा, टेलीग्राम में PDF। ऐसा बहुत बार होता है कि PDF लोग लेके शेयर करके उसका कुछ और कुछ बनाते हैं। ठीक है, बिजनेस वगैरह करते हैं, इसलिए मैं PDF को सिक्योर कर रहा हूँ। PDF का पासवर्ड मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, PDF के नीचे पिन कर दूंगा। ठीक है, उस पासवर्ड को डाल के आप PDF खोलिएगा और PDF को पढ़िएगा, और एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न के लिए बहुत फ़ायदा होगा। थ्योरी का PDF पढ़ लीजिए, इसका क्वेश्चंस लगा लीजिए, बस आपका हो गया खेला, मतलब आप टॉप करेंगे एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाहर और कुछ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है आपको, कोई बुक कोई कुछ नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, सब इसमें से हो जाएगा। ऐसे ही करके मैं टॉपिक करवाता चलूँगा, और करंट अफेयर्स का जो मैंने आपको वादा किया था
जो PDF दूंगा मैं मंथली वन लाइनर्स का, वो अभी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा, यानी कि बैंकिंग के बच्चों के लिए भी एक काम में आएगा। करंट अफेयर्स तो सभी एग्जाम में आता है, हाँ माना ये स्टैटिक जीके ये सब वगैरह नहीं आता है, करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो जीके के लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए। अब बाकी मैथ्स रीजनिंग का मैं भी कुछ कुछ मटेरियल लाऊंगा, लेकिन पहले मैं जीके को कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगातार वही सेम ही पैटर्न का रहता है, थोड़ा चल जाता है, लेकिन जीके का लोग फंस जाते हैं, इसीलिए मैं जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है सनत कॉम्पिटिटिव तैयारी विद सनत ऑफिशियल 1, तिरंगा झंडा लगा होगा, आप जाके टेलीग्राम में सर्च करके जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए फ्रेंड्स, इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ आपके लिए मैं, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम की भी कमी है मुझे, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ बच्चों का कुछ भला हो जाए तो कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स बहुत मेहनत से कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा और एग्ज़ाम सारे वैकेंसी अभी आपके सामने, आंखों के सामने हैं। टारगेट बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए हर दिन का, और उसको शेड्यूल को डिवाइड करके करके छोटा छोटा पार्ट्स में 1 घंटा जीके को दीजिए, 1 घंटा मैथ्स को दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को, 1 घंटा आपके इंग्लिश को, और उसके बाद शाम को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन इज़ द की, ठीक है। सक्सेस के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लैंग्वेज में छोटे पॉइंट्स बना के लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का वीडियो लंबा हो गया, आप ख़त्म करते हैं वीडियो आज का, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।